यहाँ पर गोदावरी गार्डन में आप सभी ने जो मेरे लिए समय निकाला, इतना मैंने तो निकाला ही था, लेकिन आप सब के बदौलत ये सारी चीज़ कर पा रहा था। मैं पूरे भारत देश के तमाम साथियों को यही कहना चाहूँगा कि जिन जिन लोगों ने मेरा प्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट किया, अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट किया, और जो मेरी यात्रा का जो काल रहा पेड़ लगाओ प्रकृति बचाओ के अभियान में, जो मेरा सोशल मीडिया पे वीडियो देख पा रहा था और नहीं भी देख पा रहा था, और घर पे कोई देख रहा था तो उसका संदेश था वो देख रहा था, उन सभी तमाम साथियों को, तमाम बड़ी लोगों को और भाइयों को मैं तहे दिल से जोहार आभार प्रकट करना चाह रहा हूँ। और यात्रा समापन के अवसर पर आप सभी ने मेरा खेरवाड़ा बस स्टैंड पर पौधा दे करके और माल्यार्पण करके मेरा हौसला बढ़ाया, ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाह रहा था कि मेरा इस तरीके से सम्मान हो। इतना समय हम व्यर्थ करके क्या करेंगे, इतना समय हम व्यर्थ नहीं करें तो पेड़ लगा दे तो बहुत बड़ी बात है ऐसा। लेकिन फिर भी आप सभी का प्यार सपोर्ट था, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी होनी थी, तो बहुत बड़ी बात है। तो आप इस समापन कार्यक्रम में पधारे, तो आप सभी का मैं दिल की अनंत गहराइयों से जोहार अभिव्यक्त करता हूँ। साथियों, कहीं ना कहीं हम लोगों को यहाँ महसूस होना चाहिए, समझ जाना चाहिए इस प्रकृति पर। अगर देखें तो तमाम जीव जगत में जितने भी प्राणी हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी तरफ से बुद्धिशाली है। कहते हैं लोग हम के मानव ही बुद्धिशाली, ऐसा नहीं है। हो सकता है जो जीव जंतुओं में बड़े प्राणी हैं वो भी कहीं ना कहीं बुद्धिशाली है, लेकिन हम उनकी लैंग्वेज भाषा को नहीं समझ पा रहे, ऐसा कह सकते हैं। हम मानव आमने सामने समझ पा रहे हैं, इसका मतलब लोगों ने समझ लिया हम मानव बहुत सर्वोपरि है, ऐसा कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे अपने आप में 142 करोड़ की आबादी में मुझे चिंता हुई इस विषय पर। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैंने ही ये किया, क्योंकि प्रकृति को बचाने को लेकर जो कार्य किया जाता है वो कार्य के खुद की वाहवाही नहीं लूटी जाती है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मैं मोबाइल ले रहा हूँ तो मोबाइल का पैसा दे रहा हूँ, तब मोबाइल ले रहा हूँ। जैसे हमारे बच्चे किसी रूम में जा रहे पढ़ रहे हैं तो वहाँ रूम का किराया देना पड़ रहा है, कहीं ऑटो में बैठ के जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कहीं ना कहीं पैसा देना पड़ रहा है। लेकिन हम इस बात को थोड़ा गहराई से जाते हैं, गहराई से लेवे समझे, जो मतलब सदियों से इस पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ, जिस तरीके से पृथ्वी बनी, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड जो प्लेटें खिसकी और जो पृथ्वी का ठंडापन आया और फिर जीव जगत अस्तित्व में आया, तो सबसे पहले प्रकृति पर जो पेड़ पौधों का जो वातावरण क्लाइमेट था वो सबसे पहले पनपा, ऐसा कह सकते हैं। और उसके बाद में हमारे इस धरती पर मानव जीवन का प्रादुर्भाव हुआ, होते 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 एक समझदार हम प्राणी शिक्षा की ओर आगे बढ़े, अच्छे विद्वान हो गए, समझदार हो गए, अच्छी पोस्ट पर चले गए, अच्छे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रोफेसर बन गए, सारी चीज़ चलती है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा एक बार मतलब अपन पीछे सोचे अपने आप में अंतर गहराई से कि इस प्रकृति ने हमारे पुरखों को जना, इस वातावरण को अच्छा किया, हम लोगों को अच्छी पोस्ट पर पहुंचा दिया और अच्छे एक तार्किक बौद्धिक क्षमता का ज्ञान करवा दिया, और इस अच्छे से जलवायु को और वायुमंडल में हम एक चैन सुकून की सांस ले पा रहे हैं और अच्छे से। लेकिन इस प्रकृति ने आज तक हमसे कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। मतलब इस दुनिया में जो बाहरी चीज़ें हैं बहुत कुछ मांगती है, लेकिन इस प्रकृति ने आज तक कुछ भी नहीं मांगा कि ये मुझे दो। लेकिन हम इस पर पूरा एक हम मालिकाना हक कहकर उस पर चढ़ बैठे हैं। जैसे हमारे प्रकृति के हिस्सों की बात की जाए तो वायु, जल, अग्नि और अन्न, ये चीज़ें प्रकृति के दरअसल बेस की मुख्य चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो हम जीवन का खात्मा है। अगर ये चीज़ें होने के बाद जल, अग्नि, हवा और जो अन्न, ये पहली प्राथमिकता है समस्त प्राणी के लिए, समस्त जीव जगत के लिए। उसके बाद में व्यक्ति अच्छा खा लेता है प्रकृति से प्राप्त करके, फिर उसके दिमाग में ये आता है कि मुझे अच्छा पहनना है, अच्छा मेरा घर होना चाहिए, अच्छा रहन सहन होना चाहिए, तो फिर वो बुनियादी सुविधाओं की पूर्ति करने के लिए आगे कदम रखता है। लेकिन बुनियादी सुविधाओं से पहले अगर देखें एक पर हम दरअसल बेस को, मैं कह रहा हूँ इंसान के अंदर तन में कपड़ा नहीं होगा तो भी प्रकृति के साथ में अगर रहेगा, सच्चा मित्र रहेगा तो जीवित रह सकता है, ऐसा कह सकता हूँ। अगर बुनियादी सुविधा उसको नहीं भी मिली तो प्रकृति के साथ में अगर जुड़ाव रखेगा तो वो जिंदा रह सकता है, ऐसा कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे अपने आप में झकझोर गई, चिंतन किया मैंने, मनन किया, अपने आप को पढ़ा मैंने। मैं क्यों ना सर ने कहा था, जैसे कहीं धीराज साहब ने, जैसे इन्होंने कहा था कि इन्होंने ये लिखा कि
उस घर पे मेरे को छाया नहीं मिली, वो नहीं मिला, लेकिन मैंने सोचा मैं एक पहल करूँ, मैं जनसंख्या का हिस्सा नहीं बनूँ और एक अलग काम करूँ कुछ। क्योंकि एक भाषण स्पीच में एक डायलॉग भरी बातें भी होती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि एक ऊपरी बातें होती है, लेकिन मैं तह तक जाना चाह रहा हूँ इस चीज़ से। तो साथियों, जब से पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ, कभी तो ऐसा समय हुआ करता होगा हमारे 20 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा तापमान, ऐसा भी हुआ होगा। झारखंड में जाओ 32 डिग्री तापमान है, वहाँ प्रकृति को लेकर इतने लोग समर्पण भाव से कार्य करते हैं। क्या हम इस तरीके से इस चीज़ को समझ पा सकते हैं कि जैसे हमारा जो पश्चिमी राजस्थान का इलाका डेजर्ट है, आज पशु पक्षी तो क्या मानव भी मर रहे हैं। आज आंकड़ों में आप अखबारों में न्यूज़ देख रहे हैं, मतलब 142 करोड़ सभी लोग, भारत के तमाम लोग इस विषय पर चिंतित है। और आज भी कहीं डिबेट और मीटिंग हो रही होगी, सचिवालय में हो रही होगी, सरकारी विभागों में हो रही होगी, तो पहली प्रायोरिटी, पहली मीटिंग में यही बताया जाता है कि प्रकृति को बचाना है, पहला जो पोर्टफोलियो बनता है वहाँ का। पर लेकिन हम लोग इस चीज़ को लेकर कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो साथियों, इस चीज़ से नुकसान होने वाले वो हम सबको पता है, लेकिन हम लोग अगर इस चीज़ को इस तरीके से समझे कि जिस प्रकार से हम लोग सीधा सीधा ऊपरी तौर पर दिखावे की दुनिया में घूम रहे हैं, हम लोगों को तह तक जाना पड़ेगा, समझना होगा। अगर इसको जलवायु को नहीं बदलेंगे तो हम निश्चित तौर पर आने वाला समय हमारा तड़प तड़प के मर जाएगा। जैसे हम अभी कह रहे हैं हमारे बच्चे को IAS बना देंगे, RS बना देंगे, डॉक्टर बना देंगे, राजनीतिकार बना देंगे, वकील बना देंगे, MLA बना देंगे, जज बना देंगे, अच्छा पढ़ा लेगा। लेकिन साथियों, जब हमारे प्रकृति के हिस्से में से वायुमंडल से वायु नहीं प्राप्त होगी तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? अगर जीवित रह पाएंगे तो IAS बन पाएंगे ना, हवा अच्छी मिलेगी तो RS बन पाएंगे ना, हवा अच्छी मिलेगी तो अधिकारी बन पाएंगे ना, हवा अच्छी मिलेगी तो राजनीति कर पाएंगे ना, हवा अच्छी मिली तो मंदिर में अच्छी पूजा कर पाएंगे ना। मैं ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि भले VIP दर्शन कर लो, हम किसी मंदिर सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और हमारे पुरखे आदिवासी समुदाय से थे, सभी जाति धर्मों का, हमारे भारत है जो सांप्रदायिक विविधताओं का देश है, सभी धर्मों का आदिवासी समुदाय सम्मान करता है सिर झुकाकर। लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं VIP दर्शन कर लेने के बाद भी अगर अच्छी हवा मिल जाती हो तो बताओ, ऐसा नहीं है कि मैं लोकेश में घूम के आ गया, मैं टीचर हूँ, मेरे को 5G की हवा मिलेगी, 4G की मिले, ऐसा थे नहीं। चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो, चाहे अमीर से अमीर हो, चाहे छोटी से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म अगर सजीव प्राणी है, उसके लिए भी हवा का कितना महत्व है, अहमियत है, ये हमें समझना होगा। समझकर इसको हम किस तरीके से सुधार कर पाते हैं, ये बड़ा चिंतन का विषय है। बहुत अंतर गहराइयों से हमको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर जीवित रह पाएंगे तो ही हमारे बच्चे को अच्छी स्कूल में भेज पाएंगे, जीवित रह पाएंगे तो हमारा बच्चा अच्छा डॉक्टर बनेगा, जीवित ही नहीं रह पाएंगे तो कहाँ से होगा। हमने सोचा 35 डिग्री अपना तापमान ऐसा अक्सर रहा करता था, लेकिन आज स्थिति देखो, मैं गया वैसे ही यहाँ जैसे अपने आसपास ऐसा तापमान का जो क्लाइमेट चेंज है हुआ कि 45-42 आसपास चला गया। तो आने वाले समय में ऐसा बड़े दावे के साथ मैं कह सकता हूँ 60 डिग्री चला जाएगा और मानव तो क्या, इस जीव जगत में, इस भारत देश में समस्त जीवों का खात्मा हो जाएगा, ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ। चाहे कहीं भी मुझे बुला दे पर्यावरण के इन्वायरमेंट डिबेट में, तो मैं ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने 35% तो तापमान को देखा और 42-45 हो गया, तो 60 डिग्री जाने में ये देरी नहीं लगेगी। तो इसलिए साथियों, अगर इस दुनिया में जो कुछ भी बचाने लायक है, जाति धर्म बाद में बने, प्रकृति से आदमी समझा, चिंतन मनन किया, खाया पिया, उसके बाद जाति धर्म बने। इंसान ढोंग के दुनिया में आ गया। ठीक है, आप जो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी जाति का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर मैं ये कह सकता हूँ कि इससे एक बात सभी धर्मों को भी कहना चाहता हूँ, जैसे आपकी रामनवमी निकलती है तो वहाँ भी आप जुलूस में झंडे मत लहराओ, कोई बात नहीं, सम्मान करते हैं, लेकिन वहाँ आप पेड़ पौधे बांटे, पेड़ पौधे लगाए। जैसे मुस्लिम भाइयों के ईद होती है तो ईद पे भी आप पौधा ज़्यादा से ज़्यादा वितरण करें। जैसे हमारे 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस आता है, उस पर भी हम लोग यही प्रयास करना चाहेंगे कि जैसे हमारे आगे रैली निकलेगी और पीछे ट्रैक्टर में पेड़ पौधे होंगे, वहाँ से जिस एरिया से रैली निकलती है, चाहे वो किसी भी कास्ट समुदाय का व्यक्ति होगा, हम शहर से सम्मान से उस व्यक्ति को पौधा भेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसा तो हम लोग इस तरीके से पहल करके हम सभी जाति धर्म समुदाय को और पूरे विश्व को बचा सकते हैं। और साथियों, अगर 60 डिग्री तापमान जाता है तो हम लोग कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि हम तो AC चला देंगे, कूलर चला देंगे, लेकिन साथियों, जो ये वातावरण पूरा चेंज हो जाएगा तो अंदर जो अपने मानव द्वारा निर्मित मशीनें हैं, मानव द्वारा निर्मित मशीनें, जैसे कोई बर्फ वाली जगह पर जाते हैं तो अपना तेल भी होता है वो ठोस हो जाता है, ऐसा होता है ना। तो मानव द्वारा निर्मित चीज़ें प्रकृति को चैलेंज नहीं कर सकते कभी भी।
मानव द्वारा निर्मित चीजें प्रकृति को चैलेंज नहीं कर सकती है, प्रकृति को बदल नहीं सकती है। तो वो वातावरण 60 डिग्री हो गया, इसका मतलब आपके घर में 5 लाख की एसी होगी तो भी वो ऑटोमेटिक उसका बटन है फ्यूज काम नहीं करेगा, क्योंकि वो वायु दाब ऐसा प्रेशर बन जाएगा, वो ऑटोमेटिक विस्फोट हो जाएगी, ऑटोमेटिक बटन काम करना बंद कर देगा। तो इसीलिए मेरे साथियों बड़ा चिंतन का विषय है ये। तो हम लोगों को सभी प्रत्येक ग्राम पंचायत के, जैसे दीनबंधु जी डॉक्टर साहब ने कहा कि हर पंचायत में 1000 पौधे लगाने चाहिए। तो इसी प्रकार से हम आने वाले टाइम में जहाँ जहाँ जगह खाली मिले, अनुमति लेकर के जहाँ जहाँ जगह खाली मिले वहाँ हम वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करें, ताकि हम भारत के लोग, यानी कि मैं तो यही चाहता हूँ कि हम यहाँ राजस्थान के, दक्षिणी राजस्थान के इलाके से, नयागांव उस खेरवाड़ा का पूरा बेल्ट जो दक्षिणी राजस्थान का इलाका है, यहाँ से पूरे भारत देश को ही नहीं अपितु पूरे विश्व को ये बता पाए कि हम इस राजस्थान के दक्षिणी इलाके के लोग तापमान को बदलने की क्षमता रखते हैं, ये बता पाए। इस उद्देश्य को लेकर काम कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को चैलेंज बता पाए हम। तो मेरे साथियों, ये जो लड़ाई नहीं कह सकते, इसको संकल्प लेने की बात है। जाति धर्म समुदाय की लड़ाई नहीं है, मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ संकल्प लेना है जो हमारी मुहिम है। किसी लड़ाई की बात नहीं है, इसमें संकल्प की बात है। हमें दृढ़ संकल्प लेना है आज यहाँ से भी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करना है पेड़ पौधे लगाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आसपास अपने पेड़ पौधे लगाने हैं। जैसे आपका जन्मदिन के पर्व पर भी पेड़ पौधे लगाने हैं, विवाह के अवसर पर भी पौधा दीजिए। लोग कहेंगे ये क्या पेड़ पौधे लेकर आ गया, लेकिन इसकी महत्वता को जो व्यक्ति समझेगा वो आपको सैल्यूट करेगा कि ये प्रकृति को लेकर काम कर रहा है, ऐसा महसूस करेगा। लेकिन जो व्यक्ति नहीं समझ पा रहे, हो सकता है उनकी कार्यशैली अच्छी हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ की महत्वता को नहीं समझा, इसलिए उन व्यक्ति को गलत नहीं कह सकते हैं। ये हम दिखावा कर रहे हैं, माना कि जैसे दिखाया हमने, लेकिन कोई व्यक्ति 1000 पौधे, किसी भी कास्ट समुदाय का व्यक्ति, चाहे हिंदू समुदाय का हो, मुस्लिम समुदाय का, जैन समुदाय का, हो सकता है वो कहीं 10,000 पेड़ लगा रहा है, हो सकता है दिखा नहीं रहा है, लेकिन वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा कह सकते हैं। तो हम लोगों को घर का वास्तु व शुभ मांगलिक कार्यक्रमों में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की ज़रूरत है। और दूसरे नंबर की बात, हम इस प्रकार से इसको प्रेजेंट करें और समझाने का प्रयास करें पूरे भारत देशवासियों को। जैसे हमारे हॉस्पिटलों में कहीं भी नवजात शिशु का जन्म होता है, तो प्रत्येक नवजात शिशु के जन्म पर क्यों ना हम लोग एक एक उसके नाम का पेड़ लगा देवे। जन्म होते ही लगाओ, घर पे लेके आए उस पौधा लगा दिया, ये मेरी बेटी के नाम का, मेरी बेटी जिंदा रहेगी, श्वास लेगी, ऐसा आप ऐसा फील करो, प्रकृति के प्रति जुड़ाव रखो। जैसे लोग कई सारे कहते हैं हम किसी थीम का विरोध नहीं करते, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि हम इस देश पूरे मालिक हैं। हाँ, हम आदिवासी लोग रक्षक हैं, पृथ्वी का संरक्षण कर रहे हैं, इस पूरे भूभाग का, जहाँ पूरे विश्व की बात की जाए, अगर जहाँ आदिवासी बचेगा तो पूरी देश दुनिया बचेगी। अगर आदिवासी नहीं बचा, क्योंकि आदिवासी ही रक्षा कर रहा है इस दुनिया में सभी लोगों को। कोई आदमी जैसे हम समय दे रहे हैं, निकाल रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं। कई लोग तो पैसा गिनने में व्यस्त है, कई लोग अलग अलग दिमाग लगा रहे हैं, कई औद्योगिक फैक्ट्रियाँ लगाने में व्यस्त है, कई लोग अच्छे मेरा बच्चे के अच्छे कपड़े लेने में व्यस्त है, कई लोग शादियाँ करने में व्यस्त है। लेकिन साथियों, इस तरीके का हम करेंगे तो हम भविष्य तो आने वाला किसी लड़के का बना पाएंगे, ये सोचना तो मुश्किल, लेकिन हम आने वाली हमारी पीढ़ी 2-3 साल में हम आमने सामने जिंदा कैसे रहना वो मरते हुए देखेंगे आमने सामने। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ है कि हम लोग आगे का सोच रहे हैं, हम वो कर देंगे, लेकिन 1-2 साल में, 1-2 साल मात्र सबका ये तापमान गुरूर तोड़ देगा। और गुरूर ऐसा तोड़ेगा कि हम आमने सामने मरेंगे, तापमान बढ़ेगा, देखेंगे आमने सामने। ये ज़्यादा समय नहीं रहा है मतलब इस तापमान का, क्योंकि पृथ्वी के साथ ऐसा विघटन हो रहा है। अरावली पर्वतमाला की स्थिति को आप देखिए, जहाँ खनन हो रहा है, सारी चीज़ हो रही है। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को भी हम वीडियो के माध्यम से ये चीज़ अवगत करवा देना चाहते हैं कि रोक लगाए चीज़ों पर। जैसे हमारा आदिवासी समुदाय का रहा है, तो पेड़ पौधे काट कर ही उनका घर का आशियाना बनाते हैं। कहीं ना कहीं तो एक पेड़ काटते हैं तो 2 पेड़ लगाए, ऐसा। और हम लोग समझदार हो गए, ये सारी चीज़ ऐसा नहीं है कि मैं भारत यात्रा करके आ गया आप सबकी बदौलत, लेकिन हमारे पुरखे थे वो हमसे बुद्धिमान थे। वो जंगल कैसे बचाना, कैसे पेड़ को काटना, कौन से पेड़ को काटना, कौन से पेड़ को नहीं काटना, ये भी अच्छे तरीके से वो समझते थे। कौन सा पेड़ औषधि लायक है, कौन सा पेड़ नहीं है, ऐसा भी समझते थे। जिस प्रकार से हमारे पुरखे नहीं पढ़ा लिखे थे, फिर भी 5 साल के अंदर ऐसा जंगल निर्मित करते थे। मतलब केसर सोटेन टोल वजाड़िन के दीता के अणा बगड़ामा कणु पे बनी तुझे आज होगा। तो वो कितने बुद्धिशाली थे, वो तापमान को लेकर चिंतित थे। वो किताबों में नहीं पढ़ा था उन्होंने, उनको अपने आप इस जलवायु को देखते हुए वो पढ़ते थे। तो वो ढोल बजाते थे, केसर छोड़ता, तो उनकी मान मर्यादा को कोई
तोड़ता नहीं था। जिस तरीके से हमारे शासन प्रशासन को इस भूभाग पर कब्जा किया है और दूसरे लोगों ने इसको लीज पे देना चालू किया है, तब से ज़्यादा इस प्रकृति का खात्मा हुआ है, ऐसा मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ। हमारे लोग जिस तरीके से जंगल को बचाते थे, ढोल बजाते थे, केसर छाड़ते थे, तो वहाँ उस एरिया में कोई मतलब मवेशी भी नहीं घुसाता था, बोलो मतलब कुछ हो जाएगा यूँ, क्योंकि इस प्रकृति को ही हमारे आदिवासी लोग देवता मानते थे। अगर इस जंगल के साथ कुछ छेड़छाड़ी कर दी तो आपने घर में नुकसान था जाए, ऐसा कहते थे। आपने सुने होंगे, आपके दादाजी कहते होंगे, सोरा ये केसर छोटेलो है, यहाँ के लाकड़ों कापी दड़ जो बिटाते आपने नुकसान था जाए। तो इस प्रकृति को देवता मानते थे हमारे लोग। तो इस प्रकार से हम लोगों को समझना है, सोचना है, चिंतन करना है, मनन करना है। जैसे हम लोग कहते हैं तो पूरे भारत, इस पूरे संसार के भूभाग के हम अस्तित्व की बात करें तो हम ही भूभाग के मालिक नहीं, हम हिस्सा है, ऐसा इस प्रकार से समझना होगा। इसको मैं इस तरीके से समझाना चाहूँ कि जैसे मैं ही समझा रहा हूँ, नहीं हमारे यहाँ कई सारे विद्वान बैठे हैं, मैं जिनके हाथ से पढ़ा हुआ हूँ, वो शिक्षक साथी भी बैठे हैं। तो बड़े फख्र की बात है कि मैं इनके सामने मेरी इस बात को रख रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा यहाँ बोलने के लिए ऐसा टाइम नहीं मिल पा रहा, हो सकता है समय नहीं मिल पा रहा है। मेरे से कई गुना बेहतर विद्वान बुद्धिजीवी बैठे हैं, लेकिन ये बात हमें समझनी होगी साथियों, नहीं तो हमारा खात्मा निश्चित है। बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ। तो जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे हिस्से की और मालिक की, तो इस पूरे भूभाग पर हम मालिक भी है, हिस्सा भी है यूँ कहते हैं, लेकिन हम मालिक नहीं है। कोई भी कास्ट का व्यक्ति मालिक वो चीज़ होती है, जैसे मैंने ये मोबाइल खरीदा, मैं इसका मालिक हूँ, जब चाहा उपयोग कर सकता हूँ मैं इसको, जब चाहे खराब हुआ फेंक दिया, मैं मालिक हूँ इसका, मैं मालिक हूँ ना। मेरी गाड़ी है, मैं गाड़ी का मालिक हूँ। मेरी स्कॉर्पियो गाड़ी है, मैं मालिक हूँ माना की, है ना। मैंने कपड़ा लिया, मैं कपड़े का मालिक हूँ। सेठ दुकान का मालिक हो सकता है, लेकिन प्रकृति से हम जीवित रह रहे हैं, हम मालिक नहीं है, हम प्रकृति का हिस्सा है। अगर प्रकृति सिर है तो समस्त जीव जगत के प्राणी धड़ है। अगर ये ब्रेन काम करना बंद हो गया, ये प्रकृति है और ये धड़ है, तो हम हिस्सा है। अगर ये जिस दिन दिमाग में व्यक्तियों के आ गया कि हम प्रकृति का हिस्सा है, समस्त जाति समुदाय के लोग प्रकृति का हिस्सा है, समस्त जाति धर्म समुदाय के लोगों को बिना धर्म मतभेद किए हुए अगर प्रकृति की रक्षा करने के लिए अगर मुहिम बढ़ा दी, कदम बढ़ा दिया, तो इस भारत को हम निश्चित तौर पर 142 करोड़ की आबादी में हरा भरा करने का दावा कर सकते हैं। तो साथियों, बहुत सारी बातें हैं, कई सारी और संघर्ष की भी बातें हैं। ये सारी बातें सुनाए तो क्या ही कहूँ मैं, लेकिन हर जगह जाने के लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, वहाँ की स्थितियों को फेस करना पड़ा। किसी के माथे पर तो लिखा हुआ नहीं है लोकेश भाई ये तेरी मदद करेगा, ऐसा हो सकता है वो किस प्रवृत्ति का व्यक्ति हो। झारखंड में गया, वहाँ मतलब मुझे लोगों को तुरंत मतलब समझना था, सोचना था, बातचीत करनी थी, खाना भी खाना था उससे। तो मेरे लिए एक संघर्ष था, ऐसा कह सकता हूँ, लेकिन आप सबका प्यार था मेरे साथ में। तो ये कहीं ना कहीं आपके आशीर्वाद थे, मन के अंदर था कि हमारा बेटा वहाँ गया है। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। हमारे यही सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि कहीं ना कहीं आदमी जो लीड करता है वो व्यक्ति भी पब्लिक को अपना मालिक मतलब मालिकाना की तरह व्यवहार करने लग जाता है। इसलिए बहुत बड़ा अपने समाज और पूरे समुदाय के साथ नुकसान हो रहा है कहीं। ऐसा इस वे को थोड़ा समझने का प्रयास करें आप। जैसे मेरे को माला पहना दिया आप लोगों ने, माला पहना दिए, मैं माला पहनाने के बाद में जैसे थोड़ी पब्लिक दिख गई तो मैं उन सभी का मालिक, मैं कहूँगा वैसे ही करोगे आप। मैं नहीं कहूँ तो ये नहीं करना है, लेकिन आपको यह चीज़ मैं आपको थोप नहीं रहा हूँ, आपको ये भावनात्मक प्रेरित कर रहा हूँ। आप सभी इन्वायरमेंट पढ़े हुए होंगे, सब बुद्धिजीवी, सब समझते हैं, लेकिन पहल मैंने की है तो एक छोटा सा मेरे लिए काम है, आपके लिए हो सकता है बड़ा हो, लेकिन हम सभी इस प्रकार से मुझे मान सम्मान नहीं देकर आप लोग भी इस तरीके से पहल कर देंगे तो हमारा भारत निश्चित तौर पर एक हरा भरा हो जाएगा। और हमारी आने वाली पीढ़ी तो ठीक है, हम जिंदा रह पाएंगे। आने वाली पीढ़ी की मत सोचो, आने वाली पीढ़ी ऐसी हो जाएगी नहीं। ये प्रकृति को अच्छा बनाया, अच्छा पेड़ पौधे लगाए तो हम बच पाएंगे। ये आने वाली पीढ़ी दूर की बात है, आने वाली पीढ़ी रही कि नहीं रही तब न, प्रकृति रहेगी तो रहेंगे ना आने वाली पीढ़ी। क्यों हो रहा है कि जैसे एक पेड़ लेके पौधे लेके घूम रहे, डॉक्टर साहब घूम रहे हैं, रमन जी दादा सब लोग घूम रहे हैं, और इतनी बड़ी बात है कि हम लोग बिना राजनीतिक विंग को लेकर आज शामिल हो गए और इतनी बड़ी खुशी की बात है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कह रहे होंगे यार रमन जी ले रहे थे, सुभाष जी वार्डन है वो भी ले रहे थे, विजेंद्र जी हिरात वो जो केसरिया जी से आ रहे थे, दूसरे लोग आ रहे थे, सब पेड़ पौधे लेके खेरवाड़ा में आज तो बस स्टैंड पर खड़े थे। आपने खेरवाड़ा में गोदावरी में घना रुखड़ा है, ऐसा खूब पेड़ पौधे हैं। कोई अधिकारी यूँ भी कहता होगा सम्मानीय कि हमारे क्वार्टर में बहुत सारे लगा दिए, ऐसा भी क्योंकि लगाए होंगे कहेगा आदमी। लेकिन साथियों, इस जलवायु के तापमान में अभी बहुत बड़ी समस्या आ रखी है। ये समस्या को हमको समझना पड़ेगा। जैसे क्यों
कि ये पेड़ पौधे जो दिख रहे हैं, इन पेड़ पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करने की स्थिति नहीं रही है। जो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करते हैं और परावर्तित ऑक्सीजन करते हैं, तो इन पेड़ पौधों के अंदर इतनी अपनी क्षमता नहीं रही है, क्योंकि हमारे कल कारखानों की वजह से पृथ्वी का कई तरीके से विघटन हो रहा है। तो जो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं, जो ओजोन लेयर मतलब पार करके सीधे आ रहे हैं, जो ओजोन लेयर है, परत है, वो पूरी डैमेज हो चुकी है, तो सीधा पृथ्वी पे प्रकोप पड़ रहा है और पृथ्वी का उमस, और जहाँ जहाँ खोखला कर रहे हैं वहाँ से उमस निकला है, दोनों टकरा के फिर भीषण गर्मी पैदा कर रहे हैं। तो इसीलिए साथियों, अगर जिंदगी में जिंदा रहना है तो आप लोगों को राजनीति भी जिंदा नहीं रख सकती है, जिंदा रहना है तो आपको मंदिर भी जिंदा नहीं रख सकते, जिंदा रहना है तो जाति धर्म समुदाय किए बिना आप उठ खड़े हो जाइए साथियों। और एक एक पेड़ तो क्या मैं ज़्यादा क्या कहूँ, लेकिन हर व्यक्ति 142 करोड़ की आबादी में 5-5 पेड़ लगाएगा तो इस पृथ्वी का